आज के इस लेक्चर में हम लोग कक्षा 10 का गणित का अनसॉल्व हल करेंगे। इसमें सेट संख्या 2025 का पहला सेट हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न आपको दे रखा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। आप जानते हैं कि 2 एक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, और 3 क्या होता है, अगर कर्ण में 3 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है। इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो एक संख्या बनेगा 2 प्लस कर्ण में 3। यह एक आपका अपरिमेय संख्या है। तो आपके 4 विकल्प में से कौन सा आप विकल्प सही होगा? डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है, एक संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। मतलब संख्या दे रखा है 156, उसका अभाज्य गुणनखंड आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास 4 विकल्प दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका हल करेंगे। यहां से क्या करेंगे, 156 का गुणनखंड निकालेंगे। भाग विधि का उपयोग करते हैं, जो आपको लिए सरल होगा। गुणनखंड निकालने की आपके और भी विधि हैं, जिसे आप ट्री मेथड भी कहते हो और डिवीजन मेथड भी कहते हैं या भाग विधि कहते हैं। हम भाग विधि का उपयोग कर रहे हैं इसमें। 2 से अगर यहाँ पे भाग दें तो 2 का पहाड़ा 7 बार, तो 2 सतीश 14 हो जाएगा। एक हाथ सिर्फ यहाँ बचेगा, तो 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 से विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ 6 और 2 9 18। फिर ये आपका 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। आप इसे 13 से भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 13 कम 13। मतलब 156 का जो है आपका अभाज्य गुणनखंड, वो आया है 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13। तो आपका विकल्प क्या है? बी सही है। विकल्प क्या है? बी सही है। आप इसे ऐसे भी हल करके दे सकते हैं, या आप चाहें तो चारों विकल्पों का गुणनखंड गुणा करेंगे तो इसमें से बी वाला ही क्या होगा, 156 के बराबर आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, यदि, देखिए ध्यान से, यदि 3x प्लस 5y बटे 3x माइनस 5y बराबर 7/3 हो तो x अपन y का मान होगा। ठीक है। इसको भी हल करते हैं हम लोग। हल कर लेते हैं यहां से। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, 3x प्लस 5y बटे 3x माइनस 5y बराबर 7/3। इनका क्या करेंगे, त्रियक गुणा करेंगे। यहाँ पे त्रियक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, कोष्टक में लिख लेते हैं 3x प्लस 5y बराबर 7। इसे भी कोष्टक में लिखेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 5y। अब इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9x प्लस 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 15y बराबर 7 का 3 में गुणा 21x और 7 का 5 में गुणा तो माइनस 35y। ठीक है। 35y को बाएं तरफ लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 15y प्लस, इस तरफ माइनस है तो बाएं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 35y बराबर, यहाँ पे है 21x और 2x, आपका 9x इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 9x, 21x माइनस 9x। ठीक है। 21 में से यहाँ देखिए 15 और 35 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50। 5 और 5 का 10, 10 का 0, 3 और 1 4 और 1 हासिल 5। 50y बराबर
21 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 12x। ठीक है, 12x आ जाएगा। इसके आगे देखिए, हमें क्या चाहिए, x अनुपात y का मान चाहिए। तो हम इसे क्या कर लेते हैं, 50 ऐसे लिख लेते हैं। y को इस तरफ से भेजेंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये बट्टे का क्या हो जाएगा 12 बराबर क्या हो जाएगा x अनुपात y। इसे काट सकते हैं हम लोग, 2 से काट सकते हैं। इसे 2 से काटेंगे तो आएगा 25 और इसे काटेंगे 2 से आएगा 6। अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः x अपॉन y बराबर 25/6 और इसी को लिख सकते हो क्या करके x अनुपात y बराबर 25/6। जो आपका विकल्प संख्या क्या होगा, ए सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमें कह रहा है समीकरण 3x² - 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर होगा। और साथ ही आप यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए कि किसी भी आंसर आप जब लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आप इस तरीके से लिखेंगे, जैसे ये क्या है खंड अ लिखेंगे इसके आगे, क्योंकि ये खंड अ का है। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं खंड अ। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर संख्या, यहां आप डैश कीजिए और लिखिए 0-4। फिर आप क्या करेंगे, इसके नीचे से इसका हल लिखेंगे। यहां से आप कर सकते हैं हल। क्या दे रखा है समीकरण आपको, तो समीकरण आपको दे रखा है 3x² - 2x प्लस 1/3 बराबर 0। आप यहाँ क्या लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ a का मान आपको दे रखा मिल जाएगा 3, b का मान आपको मिल जाएगा -2 और c का मान है 1/3। c का मान क्या है 1/3। ठीक है, तो विविधकर का सूत्र क्या होता है, d बराबर t² - 4ac। ठीक है, यहां से निकालिए t² - 2 का स्क्वायर -4, a का मान आपका है 3 और c का मान है 1/3। तो 3 से तो 3 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा और 2 का वर्ग करेंगे तो आपका कितना आएगा 4 और यहाँ क्या बचा -4 और 4 में से अगर आप 4 को घटाते हैं तो ये आपका आएगा कितना 0। तो विविधकर का मान क्या होगा, आ गया 0। तो आपका जो विकल्प है वह आपका विकल्प 1 सही होगा। विकल्प क्या होगा, 1 सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या रखा है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। ठीक है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। इसके हल को देखिए, यहां हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे। में लिखेंगे क्या, वर्ग अंतराल। हमें माध्य निकालना है। ये जो दिया गया सारणी है उसी को हम ऐसे बना लेते हैं वर्ग अंतराल के लिए। यहाँ क्या है, 2 से 4 है, 4 से 6 दे रखा है और 6 से 8 दे रखा है, 8 से 10 दिया है और आपका 10 से 12 है। 10 से क्या दे रखा है वर्ग अंतराल में 12।
चलिए देखिए, अब आपको क्या दे रखा है, बारंबारता दे रखा है यहाँ पे, बारंबारता। बारंबारता को आप एफ से दिखाते हो, एफ आई कह सकते हो आप। ये आपको दे रखा है 2, फिर आपको दे रखा है 4, यहाँ है आपका 7, 3 और 4। अब इस बारंबारता को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसको हम लिखते हैं सिग्मा एफ आई बराबर 2 और 4 आपका 6, 6 और 7 आपका हो जाएगा 13, 13 और 3 आपका हो जाएगा 16, 16 और 4 आपका हो जाएगा 20। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई का मान कितना आ गया, 20 आ गया आपका। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई को कैसे निकालते हैं, तो वर्ग अंतराल के निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर हम 2 से भाग देते हैं। 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और 6 को अगर 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा। 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 को अगर 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा। ठीक है, ऐसे 8 और 6 14, 14 का आधा आपका हो जाएगा 7, 10 और 8 18, 18 का आधा 9, 12 और 10 22, 22 का आधा 11। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स आई। इसके साथ ही हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे एफ आई और एक्स आई का गुणनफल। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 6, 4 का गुणा 5 में करेंगे तो आएगा कितना, 20, 7 का गुणा 7 में करेंगे कितना आएगा, 49, और 3 का गुणा 9 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 27, 11 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44। कितना आ जाएगा, 44। जोड़ेंगे इसे, 6 और 9 15, 15 और 7 22, 22 और 4 26 का 6 हासिल लगा 2, 2 और 4 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 और 2 आपका हासिल 14। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 6 और 9 15, 15 और 7 22, 22 और 4 26 का 6, 2 और 4 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 और 2 हासिल 14। तो आप जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई टू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। इसका मान कितना है, 146। ठीक है, इसमें भाग किसका देना है हमें, 20 का। भाग किसका देना है हमें, 20 का। तो ये हो जाएगा आपका 7, 2 सते 14, और आपका होता है 2 तिहाई 6। ठीक है ना, 2 तिहाई 6 आप इसे भाग देते हो तो ये आपका हो जाएगा 10, और यहाँ आपका जाएगा 73। 73 में क्या करेंगे, फिर से 10 का भाग देंगे तो आएगा कितना, 7.3। आपका डी जो ऑप्शन है 7.3 का, यह आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है हमारा, चलिए अगला प्रश्न में फिर से दे रखा है, इसको पढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर है बीसी के, इस प्रकार है कि AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर और AE बराबर 2 सेंटीमीटर। तो AC की माप होगी, हमें AC की माप पूछा गया है हमारा। ठीक है, चलिए यहां पे दे रखा है कि DE जो है BC के समांतर है। तो हम लोगों ने त्रिभुज के एक प्रमेय पढ़ा होगा आपने, कि क्या कहते हैं, त्रिभुज का या त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखाखंड है तो वह अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब अगर मैं यहां से लिखूं, देखिए
मैं यहां से लिखता हूं इस त्रिभुज ABC में से, ध्यान से देखिए, मैं लिख लूं यहां से DB अनुपात AD बराबर EC अनुपात AE। तो ये बराबर होना चाहिए, समांतर। आपका ये क्या एक प्रमेय है, त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो DB हमें कितना दे रखा है, यहां से देखिए 3 सेंटीमीटर, यहाँ क्या हो जाएगा 3 बटे AD हमें कितना दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 हो जाएगा, बराबर EC कितना दे रखा है ये हमें निकालना है। AE कितना दे रखा है यहाँ देखिए 2 सेंटीमीटर बटे 2। तो यहां से हम कर सकते हैं कि EC जो बराबर होगा हमारा, EC जो बराबर होगा, ठीक है ध्यान से देखिए, EC जो बराबर होगा हमारा वह होगा 3 गुणित 2 बटे 1.5 बराबर EC। इसका दशमलव हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 10 का गुणा अंश में कर सकते हैं, पर हो गया 6 गुणित 10 बटे 15 बटे क्या हो जाएगा 15, दशमलव हट जाएगा यहां से। आइए आगे देखते हैं, इसको हम और लिखना चाहें तो कह सकते हैं 6 का गुणा 10 में करेंगे तो 60 होगा, और 60 बटे 15 मतलब ये हम काट सकते हैं डायरेक्ट 15 से, तो 15 एकम 15 और 15 चौका कितना होता है 60 हो जाएगा। तो यहाँ से इसी का मान कितना निकल के आ गया, इसी का जो मान है वो हमारा कितना आ गया, वो हमारा आ गया इसी बराबर, हम यहाँ से लिख सकते हैं इसी बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो EC अगर 4 सेंटीमीटर है तो हमसे तो पूछा क्या गया है चित्र में, ये देखिए AC की माप पूछा गया है, AC की। अगर यहां से हमारा देखिए ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर, A और C को पूरा पूछा गया है, तो AE प्लस EC, चित्र से हम क्या लिख सकते हैं कि चित्र से AC बराबर जो है वह AE प्लस EC है। ये कैसे है, तो चित्र से AE आपका कितना है 2, EC हमने निकाला है 4, तो पूरा कितना हो जाएगा AC 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारे कितना है A सही होगा, ऑप्शन क्या होगा A सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं जल्दी से, क्या रखा है बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। तो आपने किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए आपने पढ़ा है करनी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें जो दो बिंदु दे रखे हैं हम इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं और इसको y2 मान लेते हैं। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बराबर करनी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 4 माइनस 2 लिखेंगे, प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 का वर्ग, और 1 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा,
इसका वर्ग। 2 का वर्ग आपका होगा 4 और -2 का वर्ग कितना होगा 4। 4 और 4 को आप लिख सकते हो करनी में 8 और इसी करनी में 8 को आप लिख सकते हो 2 करनी में 2 मात्रक। ठीक है, विकल्प संख्या आपका बी सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग यहां से। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान। ठीक है, चलिए इसके हल को देखते हैं हम लोग। द्विघात समीकरण में दे रखा है क्या, 3x² माइनस का 12x प्लस का m बराबर 0। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, से क्या करेंगे, तुलना करने पर तो यहां से a बराबर कितना मिलेगा, हमें 3 मिलेगा। b बराबर कितना है -12 और c बराबर कितना है m के। तो हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण में अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। क्योंकि दोनों मूल क्या है, बराबर हैं। क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि अल्फा बराबर बीटा के, अल्फा बराबर क्या है, बीटा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस अल्फा बराबर -b/a। इसका मतलब 2 अल्फा बराबर -b/a। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे -b, यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं क्या, 2 अल्फा बराबर b का मान कितना है -12 बटे a कितना है 3। a कितना है 3, 3 चौके 12, तीसरी को हम काट लेते हैं और माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बराबर 4/2, अल्फा बराबर 4/2 और ये अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 2 की। अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, तो हमें क्या दे रखा है, अल्फा का मान हमें पता चला है। अब पूछा क्या गया है सवाल में, m का मान पूछा गया है। m का मान निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है आपका c/a। ठीक है, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों बराबर है तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा बराबर c हमें कितना दिया है m और a कितना दे रखा है हमें, a दे रखा है हमारा 3। तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा का मान हमें कितना मिला है, अल्फा का मान हमारा कितना आया है, तो 2 आया है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणित 2 बराबर m/3। तो m बराबर यहां से लिख सकते हैं 4 गुणित 3, 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 और उसमें 3 का गुणा, यहां से हो जाएगा 12। m का मान कितना आएगा, तो 12 आना चाहिए। विकल्प देखते हैं, विकल्प आपका सी सही है। विकल्प आपका क्या है, सी सही है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। ये है आपका प्रश्न संख्या 9। कह रहा है 15 और 25 का एचसीएफ 5 है तो उनका एलसीएम होगा। देखिए आपने पढ़ा है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। तो हमसे पूछा क्या गया है, एलसीएम। क्या पूछा गया है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या
और इन दोनों संख्याओं का HCF कितना दे रखा है 5। तो 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा 5 बार में। 15 और 5 का गुणा करने पर कितना आ जाएगा आपका 75। ठीक है, ये आपका क्या होगा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहां आपको AP एक दे रखा है। AP का मतलब होता है आपका समांतर श्रेणी। समांतर क्या दे रखा है, एक श्रेणी दे रखा है जिसमें क्या है AP का मतलब समांतर श्रेणी। ये आपको दिया है क्या 3, 1, -1, -3, डॉट 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 करके दिया है। क्या रखा है के लिए सर्वांतर होगा। तो सर्वांतर क्या होता है समांतर श्रेणी के लिए, ध्यान से देखिएगा। सर्वांतर आपसे पूछा गया है। इसे हम D से दिखाते हैं और ये हम निकालने के लिए 1 -3 करेंगे तो क्या आएगा -2 आएगा। ए आपका क्या है सही आंसर है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न में दे रखा है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। हमसे माध्यक निकालने के लिए नहीं कह रहा है, माध्यक वर्ग पूछा गया है। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं संचयी बारंबारता निकालते हैं। यहाँ पे हमें एक सारणी बनाना पड़ेगा, उसको बनाते हैं हम लोग वर्ग अंतराल की पहले सारणी। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग अंतराल का इसको बनाते हैं और एक बनाएंगे यहां से बारंबारता। ठीक है, और एक सारणी आपका यहां से बनेगा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। ठीक है, अब इसको देखिए ध्यान से। वर्ग अंतराल आपको दे रखा है 0 से 5, फिर दे रखा है 5 से 10, आपको फिर इसके आगे दे रखा है 10 से 15, फिर 15 से 20, इसके बाद दे रखा है आपको 20 से 25, 20 से 25। बारंबारता आपको दे रखा है 2, 7, 3, 10 और 4 दे रखा है। संचयी बारंबारता निकालने का नियम बहुत ही साधारण है। आप इस 2 को सीधे सामने लिखिए 2, और उसके बाद इस 2 और 7 को आपस में जोड़ दीजिए, और जोड़ने पर जो आता है उसको फिर से सामने लिख दीजिए। 2 और 7 को जोड़ेंगे 9, और यहाँ क्या आ जाएगा 9। फिर 9 को किस में जोड़ेंगे 3 में, और 3 9 और 3 आपका कितना हो जाएगा 12, इसको यहाँ लिखेंगे। 12 और 10 आपका क्या होगा 22, 22 और 4 आपका कितना होगा 26। ठीक है, तो यहाँ पे n का मान क्या है, n बराबर आपका कितना आ गया 26। तो माध्यक वर्ग आप हमें ज्ञात करना है। तो ये होगा 26/2 बराबर क्या होगा 13 आएगा। तो 13 किस वाली संचयी बारंबारता में पड़ेगा, तो देखिए 12 के बाद यानी 12 से जो अधिक है इस वाले में आपका ये वाला जो होगा ये आपका माध्यक वर्ग होगा 15 से 20 वाला। तो 15 से 20 आपका डी ऑप्शन दे रखा है, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न में क्या रखा है, यदि tan a बराबर 1 तो 2 sin a cos a का मान होगा। ठीक है, देखिए tan a बराबर 1 दे रखा है, तो यहां से हम लोग क्या बना लेते हैं एक त्रिभुज बनाते हैं।
और इस बिंदु को ए मान लेते हैं, इसे बी और इसे टी। क्योंकि दिया क्या है कि tan ए बराबर 1, वैसे 1/1 लिख सकता हूं। और tan ए किसके बराबर होता है, तो ये होता है आपका लंब बटे आधार के, लंब बटे आधार के। तो लंब हमारा अगर 1 है और आधार हमारा 1 है, तो कर्ण AC कितना आएगा इस त्रिभुज का, होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर कर्णी में 2 होगा। कर्णी में कितना होगा, 2 होगा। इसको हम और चाहें तो हल करके लिख सकते हैं। क्या हमसे पूछा क्या गया है, यहाँ पे देख लीजिए, पूछा गया है 2 sin A, ध्यान दीजिएगा, यहीं देखकर यहीं पे निकाल लेते हैं। sin A इंटू कॉस A का मान पूछा गया है। यहां लिख सकते हैं 2। sin A होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण का मतलब होता है 1/कर्णी में 2 आएगा। यहाँ पे लंब कितना है 1, कर्ण कितना है कर्णी में 2, 1/कर्णी में 2। कॉस A होता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया 2, और कर्णी में 2 और कर्णी में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, और इसको हल करने पे कितना आएगा 1। तो विकल्प संख्या सी हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, हम चाहते हैं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। tan A बराबर कितना दे रखा है 1 के, और 1 किसके बराबर होता है 45 के, तो A का मान हम यहाँ से हमें डायरेक्ट पता कितना चल जाएगा 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान 1/कर्णी में 2 और cos 45 का मान 1/कर्णी में 2, और कर्णी में 2 और कर्णी में 2 का गुणा करते हैं तो भी हमारा 2 हो जाता है, 2 से 2 काटने पर भी 1 आ जाता। इस तरीके का भी उपयोग करके हम कर सकते थे इस सवाल को। अगला प्रश्न, तेरह नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसको। एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या होगी। हम यहाँ पे एक छोटा सा वृत्त बना लेते हैं पहले तो। देखिए ये हमारा कोई वृत्त है। अब कह रहा है एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर, ये वृत्त का केंद्र है, इससे 25 सेंटीमीटर की दूर पर यहां पर एक बिंदु क्या है Q है, इसकी लंबाई कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि Q से वृत्त की स्पर्श रेखा, यहां से अगर हम मिलाएं इस बिंदु Q की स्पर्श रेखा 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या होगी, यहां से देखिए ध्यान से, अगर इसको मिला दे और ये हम मान लेते हैं वृत्त का केंद्र O, तो वृत्त की त्रिज्या ये है आपका, इसको हम क्या कर देते हैं P मान लेते हैं। स्पर्श बिंदु को क्या मान लेते हैं P। तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पे क्या होती है, लंब होती है। तो यहां क्या हो गया हमारा त्रिभुज O P Q एक समकोण त्रिभुज है, एक क्या है समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज की जो भुजा OP है वह बराबर होगा कर्णी में O Q का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। OQ कितना है हमारा 25 का स्क्वायर, PQ कितना है तुम्हारा 24 का स्क्वायर है। ठीक है, 25 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 625। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप 25 में 25 का दोबारा गुणा कर लीजिए,
25 में 25 का गुणा कर लीजिएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 625, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 576। 576 देख लीजिएगा, 24 का 24 में गुणा करेंगे तो 576 होगा। ठीक है, 625 में से 576 को घटा लीजिए। 625 माइनस 576, आप इसको घटा लीजिए। घटाएंगे तो यहाँ से आएगा 15 में से 6 आपका आएगा 9। 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 9, और यहाँ 11 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा, तो 49 आएगा। करनी में 50, और करनी में 49 का मतलब है ये आपका कितना आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा 7। तो विकल्प संख्या कौन सा सही होगा? ए विकल्प आपका सही होगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आपका त्रिज्या कितना आएगा 7 सेंटीमीटर होगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं अब हम लोग। अगला प्रश्न में कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 करनी में 3 मीटर, n कोण का मान। देखिए, एक हम मान लेते हैं कि कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना दे रखा है 20 मीटर है। ये क्या है 20 मीटर ऊंचाई मीनार है, 20 मीटर ऊंचाई का एक मीनार है। यहाँ से जमीन पर क्या है कोई छाया पड़ रहा है जो कितना है इस करनी में 3 मीटर, इस करनी में 3 मीटर ये छाया है इस मीनार का। तो यहाँ से अगर इसको मिला दें तो इसका उन्नयन कोण जो होगा यहाँ से थीटा मान लेते हैं, तो इसको ए मान लेते हैं, इसकी इस बिंदु को, और इसे सी। ठीक है, तो उन्नयन कोण मतलब tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं क्या, लंब बटे आधार इस करनी में 3। 20 से 20 क्या हो जाएगा कट जाएगा, tan थीटा बराबर 1 बटे करनी में 3, 1 बटे करनी में 3। इसको हम लिख सकते हैं क्या, tan थीटा बराबर, और tan कितने अंश का मान होता है 1 बटे करनी में 3, तो यहाँ पे 1 बटे करनी में 3 tan 30 अंश का मान होता है। ठीक है, tan 30 अंश का मान, 30 sin 30 का मान होता है 1 बटे 2। ठीक है, और cos 30 cos 60 का मान, cos 30 का मान होता है करनी में 3 बटे 2। 2 से 2 कट जाएगा, 1 बटे करनी में 3 आएगा, ये आपका होगा 30 डिग्री। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या निकल के आ गया हमारा 30 डिग्री। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न यहां से फिर से देखते हैं। अगला जो है प्रश्न हमारा वो कह रहा है 14 सेंटीमीटर की एक वृत्त का एक चाप के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण आंतरित करता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आपको अगर याद है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमें कितना दे रखा है, यहाँ देखिए 30 डिग्री का कोण दे रखा है, बटे 360, पाई का मान होता है 22/7, और आर का मान देखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या हमें यहाँ दे रखा है। यहाँ लिख सकते हैं 14/14। 7 से काटे तो ये 2 बार में कटेगा, 7 दूना 14,
एक जीरो से काटे तो एक जीरो यहाँ कट जाएगा, और 3 से काटे तो 3 एकम 3, और यहाँ हो जाएगा 12 तिहाई 36। अब ये आ गया 1/12 गुणित 22 गुणित 2 गुणित 14। 2 से काटे तो ये कितनी बार में कटेगा? 6 बार में। फिर 2 से काटे तो ये कितनी बार में कटेगा? 3 बार। और ये कितनी बार में कटेगा? 7। 2 सत्ते 14 और 2 तिहाई 6। आगे हम इसको लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 22 गुणित 7/3। इसको और हल करें तो ये लिख सकते हैं 7 दूना 14 और 7 दूना 14 और एक हासिल 15/3। ठीक है, क्षेत्रफल है हम यहाँ लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका 154/3 आपका विकल्प संख्या सी सही आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है जोकर टोपी का आकार होता है। तो जोकर टोपी तो सभी को पता है कि जोकर टोपी कुछ इस प्रकार से बनता है आपका। अगर आप बनाना चाहें जोकर टोपी इस तरीके से बनाते हैं, और ये आपका एक शंकु ही तो है। ये आपका क्या है? एक शंकु के आकार का होता है ना? तो आपका बी आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न आपको दे रखा है 17 नंबर। कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है। ध्यान से सुनिएगा, कल्पित माध्य विधि और कह रखा है पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है। अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, संयुक्त विधि या सरल विधि का। तो आपका ए आंसर सही होगा। अप्रत्यक्ष विधि का ये दोनों ही क्या हैं? सरलीकृत रूप हैं। सरलीकृत रूप हैं। अगला प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15, माध्यिका आपको दे रखा है 24 तथा 24 है तो बहुलक होगा। तो बहुलक माध्य और माध्यिका के बीच में एक समीकरण होता है जो संबंध बताता है। क्या होता है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणित माध्यिका माइनस 2 गुणित माध्य। 2 गुणित माध्य इसमें हम रखेंगे तो हमें बहुलक मिल जाएगा। माध्यिका हमारा कितना दे रखा है? तो 24 दे रखा है, माइनस माध्य कितना दे रखा है? तो यहाँ पे 15 दे रखा है। ठीक है, तो 24 में 3 का गुणा करें, 3 चौके 12 के 2 और 3 दूना 6 और एक हासिल 7, 15 दूना 30। 72 में से अगर 30 को घटाते हैं ये 2 और 7 में से 3 42। मतलब 42 क्या है? हमारा सही उत्तर है। ये विकल्प संख्या डी आपका होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे क्या? एक पासे पर अंकित अंकों की संख्या। पासे पर अंकित संख्या। एक पासे पर कुल संख्या होता है, 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3, 4, 5 और 6 तथा कुल सम संख्या जो लिखा होता है वो कितना होता है? सम संख्या
ये कुल सम संख्याएं कितनी हैं? 2 आपका सम संख्या है, 4 है और 6। ठीक है, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा? सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता प्रायिकता बराबर होता है आपका सम संख्या कितनी है? 3, संख्या कितना है? 6। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 बराबर हो गया 1/2। 1/2 यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला और लास्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग, और विकल्पी का। अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते का यादृच्छिक निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता होगी। यहाँ पे वही फिर से प्रायिकता का ही सवाल है, तो यहाँ लिखेंगे क्या? कुल पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या बराबर कितना होता है? 52 दे रखा है, यहाँ से देखिए। और रानी की पत्ते की रानी की संख्या, कुल पत्तों में रानी पत्ते की संख्या, रानी पत्ते की या पत्तों की संख्या कितना होता है? तो 4 होता है। तो रानी होने की या रानी पत्ता होने की प्रायिकता की प्रायिकता देख लीजिए, फिर से लिखते हैं। रानी होने की जो प्रायिकता होगी आपकी, चलिए रानी होने की प्रायिकता बराबर कितना होगा? 4/52। ये काटे तो 4 एकम 4, यहाँ होगा 1, फिर होगा 3, 13 चौका 52। 1/13 ये क्या है? रानी होने की प्रायिकता होती है। मतलब बी ऑप्शन आपका क्या है? सही विकल्प है। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है और आपको कुछ वीडियो को अच्छा लगता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को हल करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस यहाँ पे आपके लिए आज की वीडियो में यहीं तक।